बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होना है और अब देखेंगे पाकिस्तान टीम किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है। एशिया कप में आपने कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की देख ली। कुछ तब्दीलियों के साथ पाकिस्तानी टीम इस वक्त जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल होगी। बाबर आज़म T20 फॉर्मेट में वापसी हुई है। उसके साथ साथ नसीम शाह वापस आए हैं, अब्दुल समद की वापसी हुई है। तो कुछ नए प्लेयर्स इस वक्त टीम में भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी T20 सीरीज़ में। उसके बाद वनडे है और ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली जानी है पाकिस्तान और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान, उस पर भी बात रहेगी। लेकिन साथ साथ क्योंकि बहुत से ज़्यादा चीज़ें हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी की तरफ जा रही हैं और उसमें सबसे अहम इशू इस वक्त अली तरीन का आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान सुल्तान जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाई, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अली तरीन जिस किस्म के बयानात देते हुए नज़र आए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नोटिस भेजा और उसके बाद क्या कुछ होता रहा, आज सब कुछ हम अपने शो में बात करेंगे। बहुत से ऐसे इश्यूज़ पे भी बात करेंगे जो शायद अब तक किसी चैनल्स या किसी मीडिया की जीनत वो चीज़ें बनती नहीं दिखाई दी हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, कम उम्र हैं लेकिन बड़ी ज़बरदस्त और एनर्जेटिक हैं और बड़े अच्छे अंदाज में जो है तबसरा करती हैं। नौरिश खान हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो पे। इकबाल साहब आपका भी थैंक्स। और जिस तरह मैंने कहा ना कि अली तरीन के मामला में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आज हम नॉरिश से ज़रूर जानेंगे, अंदरूनी कहानी। नॉरिश सबसे पहले तो थैंक्स और बहुत कुछ है आज आपके पास मौजूद है अली तरीन के हवाले से। और सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या बेहतर फैसला किया अली तरीन को इस वक्त नोटिस भेज कर? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर लाने के लिए। देखिए, जो ये पूरी अली तरीन और मैं ये कहूँगी मुल्तान सुल्तान्स के थ्रू, अली तरीन के थ्रू मुल्तान सुल्तान्स और पीसीबी की जो कंट्रोवर्सी है ना, इसमें ना काफ़ी सारे एक लेयर्स हैं। और एक तो वो है जो हमें आम मीडिया पे दिख रहा है, सही है, और ज़ाहिरी बात है मेन क्रिटिसिज्म यही किया जा रहा है कि पीसीबी ने वो लेटर अली तरीन को क्यों भिजवाया। लेकिन देखें, बात यह है कि जब आप एक जर्नलिस्ट होते हो, मैंने हमेशा इस चीज़ को बिलीव किया है, क्वालिटी जर्नलिज्म पे अनबायस्ड मेरे हमेशा से एनालिसिस रहे हैं। तो जब ये पूरा फियास्को हुआ है ना, तो आई वेंट टू द डेप्थ ऑफ इट। और बात यह है कि मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि मेरा जो क्वालिटी जर्नलिज्म पे ट्रस्ट था ना, जो मैं देखती थी कि यार मे बी देर आर फ्यू पीपल आउट देयर जो क्वालिटी जर्नलिज्म पे मैं जिस पे बिलीव करती थी, मेरा वो ट्रस्ट बहुत बुरी तरह टूटा है इसमें। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दूसरी साइड भी कोई एक्सप्लेन करेगा, और शहजाद सर मैंने अभी तक किसी को ये दूसरी साइड एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा। मेरी जो है ना एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स हैं पीएसएल मैनेजमेंट में, मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत ट्रस्टेड एंड रिलायबल सोर्स हैं जिनसे मैंने जो है इसका जिक्र किया था और मुझे एक्चुअली में जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पता चली है। देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो अगर हम वो लेटर जो पीसीबी ने अली तरीन को भिजवाया है, अगर हम उसी को गो थ्रू करें तो हमारे काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर होती हैं। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, पता चला कि पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स को, अली तरीन को लेटर भिजवाया है, तो सबसे पहले रिस्पांस मुल्तान सुल्तान्स का ही आया। और बाय द वे मैं खुद भी बहुत सपोर्ट में थी 2 दिन पहले तक अली तरीन के एंड में। बहुत ओपनली, बहुत वोकली मैंने हमेशा कहा है कि नहीं, अली ने जो बात की है, जो बातें वो रेस करते हैं, बहुत वैलिड पॉइंट्स हिट करते हैं, नो डाउट बहुत वैलिड पॉइंट्स रेस करते हैं। लेकिन देखें, जब आप एक फ्रेंचाइज के स्टेक होल्डर होते हैं ना, तो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको जब आप कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं एज अ स्टेक होल्डर ऑफ अ फ्रेंचाइज, तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कल जब ये अभी कंट्रोवर्सी चली, तो उसमें हमारे पास हमने देखा कि जब पीसीबी ने ये लेटर भिजवाया, तो पहला रिस्पांस जो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से आया वो उनके पेज पे एक पूरा नोटिस आया कि हमें पीसीबी ने ये भिजवाया, ये हुआ है, वो हुआ है। एंड ऑफ कोर्स उसमें से उसको पढ़ के मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, सबको यही लगेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये एक अटैक है। और सबकी तरह मुझे भी यही लगा कि, और मैं बड़ी शॉक्ड हुई क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि नहीं, अली तरीन जो बात करते हैं बहुत, नो डाउट बहुत वैलिड क्वेश्चन रेज करते हैं, बहुत वैलिड कंसर्न्स होते हैं, मैं अभी भी ये बात कहूँगी। और मुझे भी यही, उसको देख के, उस स्टेटमेंट को पढ़ के, एंड देन उसके बाद अली तरीन ने अपने पर्सनल अकाउंट से एक पूरी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने पूरा कहा कि ये हुआ, ये हुआ, मैंने, मेरी गलती है कि मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया, जो कि एक पैसिव एग्रेसिव टोन में उन्होंने पीसीबी से अपोलोजी, उनकी सो कॉल्ड अपोलोजी वीडियो थी।
तो अब ये सब हुआ। अब इस वीडियो को देख के मुल्तान सुल्तान के पेज पे जो उनकी तरफ से आया है रिस्पॉन्स, वो देख के किसी को भी यही लगेगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक किया पीसीबी ने, जो कि रॉन्ग है, कोई भी ये देख के होता है। लेकिन मैंने जब अपनी एक बहुत ट्रस्टेड और बहुत रिलायबल सोर्स है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि इट्स रॉन्ग, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने लगी हूँ दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक, और ये काफ़ी लोगों को पता भी होगी, बट अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की। पीसीबी की साइड ऑफ द स्टोरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बात यही होती है। अभी कुछ टाइम पहले मैं रेहानु लक्कर एक ट्वीट देख रही थी जिसमें उन्होंने यही बात की है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना उसको जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में ड्रामा क्रिएट होता है और वो लोगों को पसंद होता है। तो एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी ये होती है कि वो डेप्थ तक जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, और हमेशा एक स्टोरी के दोनों साइड्स होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पीसीबी ने नोटिस दिया बस, बट उस नोटिस के क्लॉजेस कितने लोगों ने पढ़े, ये मेरा सवाल है ऑडियंस से, कि जो बगैर पढ़े जो है इसको वो करें। क्योंकि जब ये पूरी चीज़ देखी तो अली तरीन की मैंने वीडियो देखी, पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि व्हेन यू आर दी स्टेक होल्डर ऑफ अ फ्रेंचाइज, तो जब मुल्तान सुल्तान के पेज से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई थी तो देयर वाज नो नीड कि आप अपने प्राइवेट अकाउंट से वो वीडियो डालते। एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद जब उसके 1-2 दिन बाद जब मैंने वो पढ़ा पूरा, जो आपका उन्होंने पीसीबी ने जो लीगल नोटिस भिजवाया है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि अली तरीन ने अपनी वीडियो में एड्रेस ही नहीं की। ठीक है, एक तो बात चलिए वो क्या उनकी हम मान लेते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, ये वो पीसीबी ने अपने नोटिस में ये चीज़ लिखी हुई है। और बाय द वे ये जो मेरी सोर्स है, मुझे उनसे भी बहुत डिटेल में मेरी कॉन्वर्जेशन हुई है, ये बात पता चली है। देखिए बात ये होती है, अली तरीन को जो ये नोटिस आया है, अली तरीन को ये नोटिस 2 दिन पहले नहीं आया। अली तरीन को जो पीसीबी की तरफ से ये नोटिस आया है, ये 1 महीना पहले का आया हुआ है नोटिस, बाय द वे। और अब वाई इज ही रिस्पॉन्डिंग टू इट 1 मंथ लेटर, दैट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, मैं कोई साइड नहीं ले रही, मे बी ही इज़ राइट, मे बी पीसीबी इज़ राइट, बट द बात ये जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो ना तो आपको चीज़ समझ आ रही होती है और जो आपके आंसर्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं। दिस डजंट मेक सेंस कि पीसीबी ने अगर आपको 1 मंथ पहले नोटिस भेजा है तो आप अब क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर मैंने जो मेरे पीएसएल मैनेजमेंट में जिनसे कांटेक्ट हैं, जिनसे मैंने ये चीज़ पूछी कि यार देखिए, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कंसर्न होकर पूछा, क्योंकि लाइक एवरीवन आई वाज आल्सो अ क्रिकेट फैन, जो कि इस बात से हर्ट थी कि अगर एक बंदा क्रिकेट की बेटरमेंट चाह रहा है और वो ये चीज़ें वॉइस आउट कर रहा है तो क्यों मैनेजमेंट उनकी नहीं सुन रही। तो मुझे उनकी तरफ से यही बताया गया कि देखें, जो पीएसएल होता है ना, तो पीएसएल में हमारी, मतलब मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे ये बात कही कि जब पीएसएल होता है ना तो उसमें हमारी से नहीं होती ना, पीसीबी की से होती है। वहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना वही बड़े होते हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स की सुनी जाती है, हर चीज़ में जो है ना उनको आगे रखा जाता है। अब ये बात। दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बताई कि देखें, जब पीएसएल एक्स स्टार्ट होने वाला था उससे पहले जिस तरह के बयानात जो है मीडिया पे दिए गए वो दिए गए, ठीक है, वो बनता है। फिर अली तरीन का अपनी वीडियो में ये क्लेम करना कि मुझे किसी ने पीसीबी से अप्रोच नहीं किया, ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि भाई वो तो ये क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि देखें, 2 मीटिंग्स होती हैं, जब पीएसएल से पहले होती है और एक पीएसएल के बाद होती है, जिसमें हमारे सारे फ्रेंचाइज ओनर्स और जो मैनेजमेंट का स्टाफ होता है पीएसएल का वो ज्वाइन करता है, एंड देन एक पीएसएल के बाद होती है। अली तरीन ने वो मीटिंग्स जब वो अटेंड की ऑनलाइन तो थ्रू आउट उन्होंने अपने आप को म्यूटेड रखा, एक दफ़ा भी अनम्यूट नहीं किया गया। अब दिस इज़ व्हाट द पर्सन जो मेरी रिलायबल सोर्स है वो बता रही है, उन्होंने एक दफ़ा भी अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। फिर जो वो अली तरीन क्लेम करे अपनी वीडियो में कि 10 मिनट्स में लेट आया तो उस पर एक इशू बन गया, वो 10 मिनट्स नहीं था, वो 25 मिनट्स वो मीटिंग में लेट आए थे। और उसके बावजूद अली से बार बार ये चीज़ पूछी जा रही थी कि आपको कोई इशू है, कोई कंसर्न है मुल्तान सुल्तान से रिलेटेड तो आप प्लीज़ इसको वॉइस करें। अली ने वॉइस नहीं किया, मुल्तान सुल्तान की तरफ से कोई कंसर्न उस मीटिंग में रेज नहीं किया गया। और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, ये बार बार की बात है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए चीज़ों को। तो अब उन्होंने मुझे यही बात बताई, फिर उन्होंने बताया कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारे पास समीन राना की तरफ से इश्यूज़ रेज हुए, हमारे पास नदीम उमर सर ने इश्यूज़ रेज किए, सलमान इकबाल ने तो ओपनली पीएसएल से पहले उनकी जो एक अली तरीन उनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, रेज हो गए थे, तो उन्होंने तो ओपनली ये चीज़ रेज की। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी होती हैं, मुल्तान की तरफ से कोई उनके पास जो है ना वो रेज नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि देखें, हमें स्पॉन्सर्स की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि व्हाट इज़ ही डूइंग, ये हमारी लीग को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी लीग को डिफेम कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने उस वक्त भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिफ्रेन किया बोर्ड ने, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें थी कि एक तो वॉर सिचुएशन थी, हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करते वैसे ही हमारे लिए मसला बना हुआ था कि फॉरेन प्लेयर्स को पाकिस्तान लेके आना, एक जो है बीच में गैप आ गया एंड ऑल।
तो वो हम उस वक्त हमने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया इस चीज़ पे, लेकिन हमें स्पॉन्सर्स ने बोला। सर सिर्फ स्पॉन्सर्स ने नहीं बोला, मुझे जो बात पता चली है ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई हूँ। सिर्फ अच्छा चलें, स्पॉन्सर्स ने ये सिलसिला मज़ीद जी चलता जी रहेगा और इस पे मज़ीद इश्यूज़ पे भी, अली तरीन की अंदरूनी कहानी पे मज़ीद और भी बात करेंगे जो पीसीबी के दरमियान रही है। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जहाँ अली तरीन के मामला चल रहे हैं वहाँ पर शान मसूद के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम मुल्तान सुल्तान के अली तरीन के हवाले से बात कर रहे थे, अंदरूनी कहानी, उन पे मज़ीद और भी बात करेंगे इस हवाले से नौरिश खान से। लेकिन साथ साथ शान मसूद के हवाले से भी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। और जिस तरह शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब ओहदा दे दिया गया है, क्या शान मसूद जिस तरह असद शफीक, जिस तरह सरफराज अहमद के साथ बोर्ड ने ओहदा देने के बाद उनकी क्रिकेट कैरियर को ख़त्म कर दिया, क्या शान मसूद का भी कैरियर अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पे बात करूंगा। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इकबाल साहब, एक ओहदा अगर किसी क्रिकेटर्स को मिलता है और वो क्रिकेट इस वक्त जारी रखे हुए हो और उसके बाद टेस्ट टीम का कप्तान भी हो, तो क्या मुनासिब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त ओहदा देना? देखें, है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल और उनको एज ए कंसल्टेंट रखा जा रहा है। लेकिन ये कि देखें, मैंने आपको ये बात हमेशा से कही है कि देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन द सिस्टम, एंड व्हेन देयर आर इफ्स एंड बट्स इन द सिस्टम देन यू फाइंड दीज प्रॉब्लम्स। फिर उसको कवर दिया जाता है, फेस सेविंग होती है। तो क्रिटिसिज्म डेफिनेटली है। और दूसरी बात ये है कि वो उस कैलिपर का खिलाड़ी भी नहीं है और ना ही कोई एज ए कैप्टन उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम एक सेकंड कैटेगरी या सेकंड टीयर टीम है और हमने साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट अच्छा खेला और जीता, हालांकि वो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, नंबर 1 टीम है। लेकिन ये कि देखें, कंट्रोवर्सीज तो हैं और पावर पॉलिटिक्स है, बहुत सारे कप्तान ऑलरेडी आपकी टीम के अंदर भरे हुए हैं। तो फेस सेविंग पीसीबी ने भी करनी है अगर उसको हटाना है, और क्या उनके जहन में है। हालांकि मेरे नज़दीक तो ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन शान मसूद, उसकी बैकिंग बहुत ज़्यादा है, उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखें, उसके लिए एज अ क्रिकेटर जगह नहीं बनती थी, उसके लिए जगह बनाई गई एज अ कैप्टन। तो इससे जाहिर होता है कि ही इज़ वेरी पावरफुल। हमारे यहाँ जो जहन में चीज़ें आ रही हैं, परसेप्शंस बन रहे हैं कि शायद इट्स द एंड ऑफ हिज करियर, विच कुड बी पॉसिबल। असल में मैंने कैरियर का इसलिए सवाल किया क्योंकि इससे कबल सरफराज अहमद के साथ भी हमने देखा कि उन्हें ओहदा देकर साइड किया गया। फिर असद शफीक की कैरियर बाकी नज़र आ रहा था, लेकिन उसे भी ओहदा देने के बाद साइड कर दिया गया और दोनों ही उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। फिर शान मसूद को भी सूरताल सेम यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। शान मसूद तो इस वक्त टेस्ट टीम के कप्तान हैं। हाँ, सरफराज और असद शफीक तो देखें एक मेरिटोरियस क्रिकेटर्स थे और अपनी मेरिट पे ऊपर आए थे। तो वो उनके साथ तो एक ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस था पीसीबी के लेवल पे, और वहाँ पे एक ग्रुप बंदी है जो कराची आइट्स को जो है पसंद नहीं किया जाता, उनको साइडलाइन किया जाता है। तो फिर यही तरीका था कि भाई अब प्रेशर उनके ऊपर होगा कि इनको हटाया जाए, तो इसी तरीके से उनको हटाया गया। फिर उनको अच्छा बाबर को बीच में ले आए। तो ये तो आपको पता है कि इवन पीएसएल के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा जाएं तो लाहौर कलंदर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है पीएसएल के अंदर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो ये चीज़ें इसी वजह से आप देखते हैं कि मुल्तान को हमेशा बैक सीट दी जाती है। तो यही चीज़ क्रिकेटर्स के अंदर भी है। आम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में लाहौर को प्रेफरेंस दिया जाता है। लाहौर की पावर पॉलिटिक्स जो है वो पूरे मुल्क में छाई हुई है। तो असद शफीक क्या, और पीछे अगर हम चले जाएं सरफराज क्या, उससे पीछे चले जाएं तो मुश्ताक मोहम्मद और आसिफ इकबाल, उनके साथ क्या हुआ। तो ये एक हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, और कराची आइट्स के साथ हमेशा जुल्म हुआ है। बाकी रहा
शान मसूद तो वो भी अगर देखा जाए तो उसका वास्ता कराची से है और इंग्लैंड से है, लेकिन वो अपने बाय हुक और क्रुक वो अपने जो है सोर्स पे वो आए हैं। उनके कोई क्रिकेटिंग करियर में कोई इतने लॉरल्स नहीं हैं जिस पे हम ये कह सकें कि ही वाज एक्सीलेंट, और ना ही वो माइक ब्रेडली हैं जो वो सिर्फ अपनी कप्तानी के बलबूते पे चल सके। क्योंकि देखें माइक ब्रेडली अकेला नहीं था, उसके साथ क्रिकेटर्स भी थे। आपके पास आपकी टीम, आपके क्रिकेटर्स इस वक्त जो हैं वो सेकंड टियर के हैं, तो उस पर भी उसकी जो है किस्मत अच्छी नहीं चल सकती। हाँ, पहला टेस्ट उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन टीमें जब आती हैं तो उनको संभलने में टाइम लगता है। पहले टेस्ट में वो संभल नहीं सके, लेकिन दूसरे टेस्ट में वो संभल गए और उन्होंने बराबर किया। तो मैं समझता हूँ कि एज ए कैप्टन शान मसूद इतने बुरे नहीं रहे, लेकिन अगर कर्टन फॉल हो रहा है उनके करियर पे तो फिर हो सकता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही हो। चलें, वो बात सही हो। नौरिश, आपकी तरफ आओ, इसी को कंटिन्यू करते हैं अली तरीन पर, जहाँ पर आपने ब्रेक अभी वक्फे से कबल किया था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह अली तरीन के मामला चल रहे हैं यहाँ पर, तो ऑलरेडी ब्रेक लग गया मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि अगर अब PSL होता है तो उसमें आप समझते हैं एक तो टीमें कम हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के जो प्लेयर्स हैं वो तो चलें किसी न किसी फ्रेंचाइज से खेल रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ नज़र आएगा आपको? देखिए, बात यह है, जैसे मैं अभी पहले मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी जो मैं कह रही थी। एक तो जो PCB की तरफ से, जिनसे जो एक मेरी बहुत ट्रस्टेड सोर्स है, उन्होंने मुझे बताया कि एक तो ये था कि हमें उनको स्पॉन्सर्स की तरफ से जो है आ रहा था कि व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग, ये हमारी लीग को बदनाम करें। और दूसरा जो अली तरीन वीडियो में क्लेम करें ना कि 6 की 6 फ्रेंचाइजीज़ को ये मसले थे और 6 की 6 फ्रेंचाइजीज़ ने वो किया, तो मैंने मतलब इनफैक्ट जितनी भी फ्रेंचाइजीज PSL से पहले थी उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि आके लिटरली उन्होंने कंप्लेन की है कि आप इस बंदे के खिलाफ एक्शन लें। सिर्फ स्पॉन्सर्स ने नहीं, जो लीग्स के ओनर्स थे, कराची सलमान इकबाल ने तो बहुत वोकली भी ये बात कही थी, और उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था सलमान इकबाल पे कि क्यों कह रहे, उस वक्त इंक्लूडेड मैंने भी किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए ये चीज़ें होती हैं जो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि एटलीस्ट जिन जर्नलिस्ट को मैं लुकअप टू करती हूँ वो ये चीज़ लाएंगे। लेकिन आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ये बातें बता रहा, और कोई, मैंने इवन ट्विटर पर भी कोई एनालिस्ट को इस चीज़ को डिफेंड करते नहीं देखा। मैं 100% सपोर्ट उसकी देखी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग में, कि जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ और जब फिर पाकिस्तान में तमाम ही मैचेस होने लगे पाकिस्तान सुपर लीग के, तो उसके बाद जो गैर मुल्की टीमें थी ना वो पाकिस्तान के दौरे पे आना शुरू हुई। तो एक बेनिफिट हमने वहाँ से उठाया, और इसी लीग को बदनाम करने के लिए अगर कुछ साजिशें आ रही हैं सामने, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ बेहतर होंगी मुल्क के लिए। ऐसा ही है। और दूसरा ये तो बात करना, दूसरा चले ये तो हम अली तरीन पे बात करना कि उन्होंने वीडियो बनाई वो, अब सवाल ये आता है कि जो कि काफ़ी लोगों के उसमें सवाल होगा कि भाई, और जो नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए कि अली तरीन की जो है ना वो क्रिटिसिज्म की वजह से मुल्तान सुल्तान को सस्पेंड किया गया। सर ऐसा नहीं है। कल मैंने ये सवाल पूछा था उनसे, उन्होंने मुझे ये बात बताई, कहते हैं कि आपको पता है कि अभी सितंबर में PSL की टीम्स की इवैल्यूएशंस हुई हैं। आई थिंक सितंबर का फर्स्ट वीक था जिसकी डेडलाइन थी सारी टीम्स को अपनी जो उनकी रिसर्च है, जो डेटा है ना वो सारा देने की, कि कितने मतलब जो भी मैट्रिक्स बेसिकली प्रेजेंट करने की। सारी टीम्स ने प्रेजेंट किया, एक वाहिद मुल्तान सुल्तान थी जिन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया। तीसरे हफ्ते तक तीसरे हफ्ते जाके सितंबर के 3rd वीक में जाके मुल्तान सुल्तान ने अपना फ़ोन पिक किया। मतलब डेटा सबमिट कराना दूर की बात, फ़ोन उन्होंने 3rd वीक में पिक किया। तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि देखें इस वजह से हमारा जो पूरा एवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है ना वो 5वें हफ्ते से 7th to 8th वीक तक पोस्टपोन हुआ, तो ये डिले होता आया। और फिर इस पे भी अगर अपनी उसमें क्रिटिसिज्म की जा रही है, अली तरीन ने जो क्रिटिसाइज़ किया था कि ये डिले हो रहा है, तो ये डिले फिर देखें उनकी अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से आ रहा है, ये चीज़ें। दूसरा, फिर एक जो सवाल मेरे दिमाग में था जब मैंने वो पूरा पढ़ा लेटर, एक चीज़ PCB ने उसमें मेंशन की है कि अली तरीन को इस बात पे वो किया जा रहा है कि एक तो आपने ऐसे जो है ना रिमार्क्स पास किए, एक होता है सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है कि आप बिल्कुल ही बैश करना शुरू कर दो।
मुझे उन्होंने ये भी बताया, कह रहे हैं हमारा जो है ना ओपन डोर पॉलिसी होती है, किसी भी फ्रेंचाइज ओनर को मसले होते हैं हमारे पास हमारे ब्रॉडकास्टर्स आते रहते हैं, अक्सर फ्रेंचाइज ओनर्स आते रहते हैं और जो इशूज़ अली ने बताए वो भी रेस करते हैं और हम उनको नोटेड करते हैं और हमने कहा है कि हम अगले उसमें जो है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको बेहतर करने जी की एक बात मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एक चीज़ इसमें लिखी थी कि अली तरीन जो है वो अपने प्लेयर्स को कहते थे कि ग्राउंड में जाके दूसरी टीम के प्लेयर्स को जानबूझ के बॉल मार के इंजर करें और वो $1000 का इनाम उन्हें देंगे। ये चीज़ लिखी हुई है उनके लेटर में जो डेफेमेशन, इसका जवाब अली तरीन ने नहीं दिया अपनी वीडियो में और ये मुझे जो मेरी ट्रस्टेड सोर्स है उन्होंने बात बताई कि ये होता है। तक पहुंची और ये वो चीज़ें हैं जो अंदरूनी कहानी, इस पर मजीद और भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे अली तरीन के हवाले से, साथ साथ शान मसूद के हवाले से मज़ीद है, क्योंकि गुफ्तगू को आगे लेके चलना है और अली तरीन पे काफ़ी बातें हो गई, तो शान मसूद के हवाले से मज़ीद और भी मैं पूछना चाहूँगा इकबाल मेमन साहब से। इकबाल साहब, क्योंकि ऑलरेडी शान मसूद टेस्टिंग के कप्तान है, परफॉर्मेंस उनसे हो रही नहीं है, कप्तानी उनसे होती दिखाई नहीं दे रही है, फिर एक मजीद ओहदा उनके पास आ गया और जब वो टेस्ट खेलेंगे अभी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ भी हमने टेस्ट मैचेस खेलना है, तो प्रेशर कप्तान पे कितना होगा, क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा लेना जानते हैं। सलमान अली आगा को आपने T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया, हालांकि उससे कबल अगर उनके परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन कप्तान बनने के बाद उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो नज़र आई। देखिए, शान मसूद की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं विद द बैट, ठीक है, एक इनिंग में 0 पे आउट हो गए, लेकिन ये कि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी बुरी नहीं थी, जो उनका एवरेज है उसको देखते हुए और अटैकिंग क्रिकेट भी खेली और शायद वो प्रेशर जो स्पिनर्स का था उसको उन्होंने पहले इनिंग्स में इस टेस्ट में तोड़ा और पहले टेस्ट में भी जो है वो ठीक ठाक एग्रेसिव खेल रहे थे। तो उनकी जो गेम है और जिस तरह का उनका जो है फुटवर्क है, उसके हिसाब से उन्होंने गेम बुरी नहीं खेली और उनका एवरेज यही है 29, 30, 31। सर काउंटी क्रिकेट में तो इससे ज़्यादा है। किसका? काउंटी क्रिकेट में नहीं, काउंटी क्रिकेट की बात छोड़ दें, वहाँ पे देखें, एक तो बॉल वहाँ पे आती है बैट पे, यहाँ पे आपको बनानी पड़ती है, बहुत फ़र्क है। तो नुकसान ये है ना कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता है, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते तो शायद यहाँ उनका फ़र्क नज़र आ जाता। आपके पिछले प्रोग्रामों में मैंने यही जिक्र किया था कि जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, उनको यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए और इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो अपने ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। हमारे पास मसला वही है कि पावर पॉलिटिक्स है, प्लेयर पॉलिटिक्स है, इस वजह से उनका जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसी वजह से दूसरी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती हैं। तो जब तक आप इनको जो है बाकायदा अपनी रिट कायम नहीं करेगी पीसीबी, उनको मेक श्योर नहीं करेगी कि ये खिलाड़ी जो हैं वो खेलें फर्स्ट क्लास में, अगर वो नहीं खेलते तो फिर उनको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उनको हटा दिया जाए, दूसरों को लेके आए। आप जब तक ये नहीं करेंगे, आप उनके मोहताज रहेंगे, तो फिर आपके अंदर ना कैरेक्टर बिल्डिंग होगी ना क्रिकेटर बिल्डिंग होगी। ये एक बेहतर फैसला रहा ना कि जो मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए क्रिकेटर जाते हैं उनके एनओसी उन्होंने कैंसिल कर दी, तो एक बेहतर फैसला पीसीबी का रहा। बिल्कुल, मगर ये कि देखें, ये भी कोई तरीका नहीं है, आपने मेक श्योर करना है कि भाई वो खेलें, वरना उनको फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर वो नहीं खेलते या डोमेस्टिक सीजन्स में वो नहीं खेलते, तो फिर उनको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ना खिलाएं, उसमें कोई मसला नहीं है। वैसे भी इस वक्त आप सेकंड टियर की टीम है, अगर आपने नई टीम खड़ी कर दी तो कौन सा उसमें नुकसान हो जाएगा, आपके नए खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। चले, नए खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। शान मसूद के हवाले से मैं ज़रूर तुमसे भी पूछना चाहूँगा यहाँ पर नौरिश है कि शान मसूद का कैरियर अब किस तरह देख रही हो, क्योंकि जब ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिलता है, जो मेरे ज़राए हैं वो यही दे रहे हैं कि उन्हें भी जिस तरह सरफराज, जिस तरह असद शफीक के साथ किया गया, उन्हें भी कोई ओहदा जिस तरह दे दिया गया है, उनका भी कैरियर अब साइड किया जाएगा। देखिए, लग ही रहा है और आई थिंक अच्छा डिसीजन नहीं था ये करना, स्पेशली एक ऐसा प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
के साथ है आपके। टेस्टिंग का कप्तान Exactly. होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, और मुझे थोड़ा सा यही हो रहा था कि फाइनली चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि मैंने हमेशा शान को बहुत भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है, उनमें वो चीज़ है टू लीड द पाकिस्तानी टीम स्पेशली द टेस्ट साइड। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे टेस्ट टीम का कप्तान वो है, फाइनली चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब उसमें ऑफ कोर्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें हम थोड़ा अपनी ग्रीवेंसेस शो कर सकते हैं, बट द बॉटम लाइन इज कि चीज़ें फिर थोड़ी हमें बेटर डायरेक्शन में जाती नजर आ रही है। तो आपने उन्हें एक जो है वो एक ऐसा उहदा दे दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे पास कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है? आई एम नॉट सेइंग देखिए दे सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग Exactly, थे, मैं यही दे कह रही हूँ। सकते थे, जरूरी नहीं था आप शान को बिल्कुल, देते। क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह हमारे लेजेंड्स इतने सारे हैं, हम किसी को भी दे सकते थे, लेकिन शान को देना बहुत ही और weird इसमें सा decision है। सबसे बढ़कर इसमें एक चीज़ रही कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सौदे के लिए इश्तिहार दिया, इश्तिहार में भी अभी 8 रोज़ से 7 रोज़ अब बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम देखते हैं कि ओहदा दे दिया जाता है, क्योंकि अब चॉइसेस करना शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बस में नज़र नहीं आ रहा। वो जो चाहते हैं वो करते दिखाई देते हैं। देखिए ऑनेस्टली मुझे ये लग रहा है कि जब से हम एशिया कप का वो फाइनल हारे हैं और वो जिन सर्कमस्टांसिस में हम हारे हैं, तो उसके बाद जो जितने भी डिसीजंस मुझे नज़र आए हैं, चाहे वो आप शाहीन अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बनाना, शान मसूद को पीसीबी में इतना बड़ा ओहदा देना, ये या फिर हमने बीच में देखा कि किस तरीके से प्लेयर्स एनओसी कैंसिल हो गए, फिर अभी दोबारा फिर एक और चीज़ इसमें भी आई है, बड़े ओहदे की ये चीज़ें आप कह रही हैं, इसमें फ़खर जमान आपके पास रिजर्व प्लेयर में आते हैं। हारिस रऊफ जो T20 फॉर्मेट का अच्छा बॉलर है वो रिजर्व में आता है। सुफियान मुकीम जो अपकमिंग बॉलर है हमारा, अच्छा स्पिनर है, वो रिजर्व प्लेयर में आता है। तो बहुत से ऐसे फैसले हैं जो अब तक समझ से कासिर हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो बोर्ड की तरफ से फैसले आ रहे हैं ना, वो थोड़ा इमोशनली एस्पेक्ट उनमें ज़्यादा है रादर देन प्रॉपरली थिंकिंग थ्रू। देखिए आई एग्री के मसले काफ़ी जगहों पे है, लेकिन ये अभी से इशू नहीं है ना। मैं शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी की तरफ आना चाहूँगी, फिर मैं इस पर बात करती हूँ। जो अभी शाहीन को ओडीआई कैप्टन बनाया गया, ये अभी की बात नहीं है ये इशू होना। 2019 का वर्ल्ड कप हमारे, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बाबर को कैप्टन बना दिया। उसके बाद से तारीख गवाह है उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है उस कैप्टनसी की वजह से। देखिए शाहीन इज़ आवर प्रीमियम बॉलर, ही इज़ आवर लेजेंड एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस न्यू एंडीवर और फॉर दिस न्यू कैप्टनसी जो उनको मिली है। लेकिन इससे मुझे खदशा है उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, और फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बात देखने की है। दूसरी बात ये कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी एटलीस्ट पिछले 6-7 सालों से तो हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो कभी भी हम कोई टूर्नामेंट जीतते हैं या कुछ इस तरह होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में एक चीज़ पर अमल किया जाता है, वो कैप्टन को चेंज करना। बस फौरन से कैप्टन को चेंज कर दिया जाता है, ये इस उम्मीद से कि ये मैजिकली सारे मसले वैनिश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आप कैप्टन को चेंज कर दो कि वो एक वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मिडिल ऑर्डर क्राइसिस आप कभी भी वही है, आपके पास प्लान भी नहीं होता, आप डेथ ओवर्स में अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये मसले अभी भी अपनी जगह है, और वो तब तक सॉल्व नहीं होंगे ये मसले जब अभी भी अपनी जगह। इकबाल मेमन साहब, जिस तरह मैंने 3 प्लेयर्स की बात की, रिजर्व प्लेयर में उन्हें रखा गया जो T20 फॉर्मेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आप बोर्ड के जो फैसले हैं ना, वो शायद अब तक समझ में नहीं आ रहे हैं इस एशिया कप के बाद। मुझे तो समझ में आते हैं। चलें आप ही समझा दें हमें भी। मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी यही कहा है कि उन्होंने कहा कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने बोला उनकी पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी ये है कि एक तो प्लेयर पॉलिटिक्स चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, अब उसको कम्बैट कैसे करें। वो इसी तरह करेंगे, चेक जो है ना वो कट एंड चॉप पॉलिसी पे नया कप्तान ले आएंगे। अच्छा खैर, शाहीन शाह अफरीदी की बात निकली है तो एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करता है। उसको पहले हटाया गया था, फिर दोबारा ले आए। अब मसला वही है कि यहाँ पे या तो जो है ना किसी को खुश करना होता है थोड़े अरसे। अच्छा, खुश करने की बात कर रहे हैं ना आपने, अभी शाहीन शाह अफरीदी की बात की है। रिजवान की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बुरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सीरीज जिताई है, मैं उसी पे आ रहा था शहजादा। उसमें क्या है आप तब्दीली करते तो T20 फॉर्मेट पे कर देते दोबारा। पावर पॉलिटिक्स को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से यही चीज़ें करते हैं कि कभी रिजवान को कैप्टन बना दिया, कभी शाहीन को बना दिया। अब क्या है कि वो जो रिट है कप्तान की वो रहती नहीं है। टीम फिर जो है ना वो उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं रहती जिस तरह होनी चाहिए।
देखें ये विजन इनका होना चाहिए, लेकिन इनका ये विजन नहीं है। ये कट एंड चॉप पॉलिसी पे चलते रहेंगे, आज इसको ले आए, आज उसको ले आए, सबको खुश कर रहे हैं। वो जो 20-25 जो खिलाड़ी हैं उनमें से किसी न किसी को ले आएंगे। अब कहाँ पे फ़ख्र का नाम है उसको जो है आप एक बिलिटिल कर रहे हैं, रिजर्व्स में लेके आ रहे हैं। फिर हारिस रऊफ खुद कहते हैं, बोर्ड कहता है कि सब T20 फॉर्मेट का हमारा बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, और डेट में जो है वो ही इज द बेस्ट अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर्स। उसके अंदर भी वो बेस्ट कहलाता है। उसके बावजूद अगर उसका स्ट्राइक रेट लास्ट ओवर्स में देखा जाए और कंपेयर किया जाए दुनिया के दूसरे फास्ट बॉलर से, तो मैं समझता हूं कि ही विल बी अमंग द टॉप 3, और उसके बावजूद आप उसको जो है चलें उस पे लेके आ रहे हैं, तो ये तो लेकर आ रहे हैं हारिस रऊफ को। इस पे मजीद है और भी बात करेंगे प्लेयर्स के हवाले से, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम खिलाड़ियों पे भी बात कर रहे थे कि रिज़र्व में क्यों T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स को रिज़र्व में क्यों रखा गया। क्या इंपॉर्टेंट सीरीज़ नहीं है हमारी यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, क्या इंपॉर्टेंट सीरीज़ नहीं रहेगी श्रीलंका के ख़िलाफ़, ट्राई नेशंस सीरीज़ होनी है, बहुत कुछ है। और उस पर प्लेयर्स को क्यों, नए प्लेयर्स को भी हम देखने का मौका मिल रहा है, कुछ पुराने प्लेयर्स भी इन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो कि आप 3 बेस्ट प्लेयर को जो T20 फॉर्मेट के हैं उसे रिज़र्व क्यों रखा गया। सबसे पहले मैं फ़ख्र के हवाले से बात करना चाहूँगा। ऑलरेडी एशिया कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन आपने यहाँ रिज़र्व रखा। कुछ मैचेस में हारिस रऊफ ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ में नहीं किया, लेकिन वो टीम का अहम रुकन की हैसियत से इस वक्त भी पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फिर सुफियान मुकीम, जिन्हें मौका कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता, लेकिन जब भी मौका दिया जाता है इकबाल मेमन साहब वो परफॉर्म करता है वो लड़का। तो आप उसे बजाय तजुर्बा देने के आप उसे यहाँ पर रिजर्व प्लेयर में रखते हैं। सरासर आप समझते हैं कि ज़्यादती है नौजवान प्लेयर्स के साथ? ज़्यादती नहीं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। आप उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि फ़ख्र भी जो है जो वो परफॉर्मेंस करता था वो भी उसमें भी वो लैग कर रहा है। क्योंकि जब आप ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो क्रिकेटर्स जो हैं स्पेशली फ़ख्र जैसे हु आर सो गुड और टॉप ऑफ द वर्ल्ड में वो आते हैं, उनकी फिर परफॉर्मेंस जो है वो मीडियोकर रह जाती है। और इसी वजह से आप देखें कि आपके क्रिकेटर्स हर वक्त प्रेशर में हैं। अभी आप बाबर को ले आए 2020 में, तो देखें ये चीज़ें जो है ना ये प्रॉब्लम करेंगी। आप कंसिस्टेंसी की कल जो है प्रोग्राम में बात हो रही थी, कंसिस्टेंसी जो है जब तक सेलेक्टर्स नहीं रखेंगे, खिलाड़ियों को मौका अच्छी तरह नहीं देंगे, फिर उनके साथ बिहेवियर ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड अच्छा होना चाहिए। क्या उनके लिए जो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर कंजीनियल है, कंड्यूसिव है कि वो परफॉर्मेंस दें। पीसीबी ने हमेशा कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए हैं और उनको चाहिए कि इस चीज़ को संभालें, ये हमारा असासा है। और फ़ख्र ज़मान के मेरा ख्याल है कि अब कोई 2-3 साल ही रह गए होंगे और उनसे जो है बेस्ट फ़ायदा उठाएं। फिर आप हारिस रऊफ के साथ ज़्यादती कर रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है 2020 के लिए, तो उसको भी भाई आप उसको बचाएं। मगर क्या है कि पीसीबी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लेग पुलिंग करते हैं खिलाड़ियों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तभी यही वजह है कि हमारी टीम परफॉर्मेंस, देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ठीक है टीयर 2 की टीम है हमारी, लेकिन यह कि हमारे टीयर 1 की टीमों को चैलेंज कर सकती है। अभी भी इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को जो है चैलेंज किया है, लेकिन ये अनसर्टनिटी जब तक आप क्रिएट करके रखेंगे तो फिर खिलाड़ी भी अनसर्टन रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अनसर्टन रहेगी। इस वजह से मेरी इल्तिजा है पीसीबी के साथ कि मेहरबानी करके कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी बनाएं, ये कट एंड चॉप पॉलिसी ना रखें
खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक रैंकिंग सिस्टम कर दें। चलें, अगर आपसे मतलब संभाला नहीं जा रहा तो एक रैंकिंग सिस्टम कर दें, उन्हीं पॉइंट्स की बिना पे उनको आप आगे ले आए। और अगर कोई फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस रैंकिंग के सिस्टम के तहत वो पहुंच जाए। आप जो है खामखा में एक क्रिएट कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, जो है वो टीम के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम चाहते हैं टीम के लिए अच्छी नहीं है, ये मैं नौरिश से भी बात करूंगा इस हवाले से। नौरिश, क्या आप समझती हैं कि जिस तरह हम T20 फॉर्मेट में कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, फिर उन प्लेयर से हम तवक्को ज़रूर लगाते हैं जो T20 फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे। कुछ नौजवान ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सुफियान मुकीम को रिजर्व पर रख दिया गया है। तो बेहतर फैसला क्रिकेट बोर्ड करता नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर हमारा अभी अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप हमने खेलनी है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है आपके पास है। अगर इस किस्म के इक़दाम होंगे जो जिस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें आप रिज़र्व पे रखें, तो बेहतर फैसला मैं नहीं समझता कि बोर्ड का है। देखें, द ओनली ग्रीवेंस आई हैव इन दिस रिगार्ड्स इस के सुफियान मुकीम को क्यों रिज़र्व पे रखा है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर को और हारिस रऊफ़ को रिज़र्व पे रखना गलत डिसीजन था। सुफियान मुकीम का मैं एग्री करती हूँ कि उनकी जगह बनती थी स्क्वाड में, उनको मौके देने चाहिए थे, कंसिडरिंग कि उन्हें एशिया कप और T20 वो ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इतने मौके नहीं मिले जितने उन्हें मिलने चाहिए थे। तो ये थोड़ा सा एक है, ये होना चाहिए था सुफियान मुकीम को स्क्वाड में। लेकिन मेरा ख्याल है फ़खर और हारिस रऊफ़ को रिज़र्व में रखना सही है, क्योंकि हमारे पास नया टैलेंट आ रहा है, हमें उन्हें भी टेस्ट करना है, उन्हें भी मौका देना है, ताकि हमारे पास एक सॉलिड वेल बैलेंस टीम हम T20 वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएं। और होपफुली जो गलतियां हमने एशिया कप में की हैं, हमने ट्राई नेशन सीरीज़ में की हैं, वो सारी गलतियां कैप्टन चेंज करने से वैनिश नहीं हो जाएंगी। एंड आई रियली सिंसियरली होप कि T20 का कैप्टन ना चेंज हो। मुझे पता है काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, ये भी बोला जाता है कि सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती, उन्हें कैप्टन क्यों बनाया। ही एज ए कैप्टन इज़ डूइंग गुड। बात यह है कि हमने एशिया कप में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर ली थी। मैंने उस वक्त इसी शो पे बैठ के ये बात कही थी कि ट्राई नेशन सीरीज़ में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने यही बात कही थी कि देखें, ये टीम जो है ना, ये फाइनल तक भी पहुंच जाए ना एशिया कप की, तो ये बहुत बड़ी बात है, लेट अलोन विन दी एशिया कप। ठीक है, क्योंकि जो गलतियां हम करते आ रहे हैं वो तो सही नहीं हो रही ना। हम अपनी मगर एक चीज़ नौरिश आप एग्री करेंगे, अगर हम ओवर द हिस्ट्री चेक करें तो हमारे पास अगर रेशो कप्तान और प्लेयर्स का हो तो वो उसमें हमारे पास कप्तान बहुत ज़्यादा हैं। देखें, पैट कमिंस तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे हैं। अचानक T20 में जो के वर्ल्ड कप में उनको कप्तान नहीं बनाया जाता। माश ठीक है, वो उनकी भी यही पॉलिसी होगी कि हम उसको ग्रूम करें, लेकिन वो मेरे नज़दीक वो मौका नहीं था। ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्होंने ये लैप्स किया और वो हारे। कप्तान इस तरह नहीं बनते जिस तरह हमारे यहाँ बनते हैं। किसी को भी कप्तान बना लिया। कप्तान एक क्वालिटी होती है, एक लीडरशिप रोल है, और हम आए दिन कप्तान बनाए जा रहे हैं। हम अगर हमें तो मौका मिले तो हर प्लेयर जो है वो कप्तान बन जाए, तो इस तरह जो है वो सही नहीं है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ, ठीक है, रिजवान प्रूवन, बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी प्रूवन। अब अगर आपने शान मसूद को एज अ टेस्ट क्रिकेटर उसको एज अ कैप्टन बनाया तो उसको थोड़ा सा चल रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस कोई जीरो नहीं है, ही इज डूइंग वेरी वेल, लेट देम परफॉर्म इट। अदरवाइज आपके पास ये था कि भाई आप एक ही कप्तान रखते तीनों फॉर्मेट में, जब तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे थे। लेकिन अगर आपने चेंज किए तो ठीक है, उनको आप थोड़ा सा चलाएं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि देखें, सिर्फ इसमें पीसीबी का कसूर भी नहीं है, हमारे पास जो जर्नलिज्म है वो भी इतना ज्यादा पुश करता है कि पीसीबी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देता है। हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, हम रैशनलाइज नहीं करते, हम इमोशनल टीम है। हमने बोला भाई अच्छा, गलती उनसे ये होगी कि पहला टेस्ट वो जीत गया, अगर वो पहला हार जाते दूसरा जीत जाते तो किताब बंद हो जाती। लेकिन हुआ उनके साथ ये कि वो पहला जीत गए, सेकंड हार गए, और सेकंड भी ठीक ठाक बुरी तरह हार गए। 138 रन्स लास्ट इनिंग में बनाए। इस तरह मतलब जो है क्रम्बल हो गए कि वही टिपिकल पाकिस्तानी परफॉर्मेंस आ गई। तो मैं समझता हूं कि हमारे जर्नलिज्म को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। कुछ सामान कहीं ना कहीं से स्टोरीज कोई अच्छी अच्छी बना ले, सिर्फ इन चीज़ों पे प्रेशर डालना। देखें, उन्होंने 87 की इनिंग खेली थी शान मसूद ने फर्स्ट इनिंग में, 87 या 80 के करीब थी 87। हाँ, वो बुरी इनिंग नहीं थी,
और ही वॉज प्लेइंग वेल, एग्रेसिव खेला था। ठीक है, उसमें वो पहली बॉल पे हामर की एलबीडब्ल्यू हो गया, वो हर खिलाड़ी हो सकता है, ब्रेडमैन भी हुआ सर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है इकबाल मेमन साहब, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो तसलसल के साथ स्कोर नहीं करते। इमाम अगर वापस आते हैं 93 से उनका आगाज़ होता है और उसके बाद आप देखें उनका तसलसल कहाँ गया, एक इनिंग के बाद है शायद वो इनिंग शहजादा, खेलने ही मैं भूल ये गए। बार बार कह चुका हूँ कि ये सेकंड टियर की टीम है, ये वो टीम नहीं है जब आप इंजमाम को, सईद अनवर हुआ करते थे, यूनुस खान होते थे, तो कोई ना कोई खिलाड़ी आगे चले कोई जाके ना कोई perform- खिलाड़ी पाकिस्तान के आपके लिए पास वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता है। हुआ नज़र आता था। ये बहस है जो लंबी चली जाती है और जिसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त की कमी है और प्रोग्राम भी अख्ताम करना है। तो इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नौरिश खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।